हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आवर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक आ जाती है। आज 30 जून। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ पे आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसके अलावा इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट दिवस क्या है। तो ये है विश्व क्षुद्रग्रह दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन सी पाई जाती है? तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। वन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पीवाईक्यू आप देखेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा आपको कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो क्षुद्र ग्रह पट्टिका होती है या एस्टेरॉइड बेल्ट होती है वो किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मंगल और बृहस्पति के। ये आर्टिकल है इंडिया और यूएसए के बारे में। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? तो यूएसए जो है ये इंडिया की हेल्प करेगा किसमें? चिप निर्माण करने में, चिप बनाने में यूएसए इंडिया की हेल्प करेगा ताकि इंडिया क्या करे? वैश्विक स्तर पर निर्यातक बनकर के उभरे। अब यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे यूएसए की क्या फायदा है? इसके पीछे यूएसए का फायदा ये है कि जब यूएसए इंडिया को इस लेवल पर तैयार कर देगा तो इंडिया ही चाइना को कम्पिटिट करेगा। ये चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जहां जहां यूएसए था पहले, जहां जहां भी यूएसए का प्रभुत्व था, वहां पे चाइना उसको रिप्लेस करता जा रहा है। यानी हर जगह चाइना अपना प्रभुत्व बनाता जा रहा है। तो वही अगर यूएसए यहाँ पे चाइना को टैकल करने में अकेले असफल हो जा रहा है या उस तरीके से लेकर के नहीं चल पा रहा है, तो ये इंडिया इसको तैयार कर रहा है। अब इंडिया क्या करेगा यहाँ पे? अगर इंडिया वैश्विक स्तर पर निभर उखर करके सामने आएगा तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए, ये पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि चाइना को टैकल करेगा। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि यूएसए का नाम हो जाएगा कि इंडिया की सहायता की थी उससे ने, उसके बाद इंडिया इस लेवल पर लेकर के चल रहा है तो वैश्विक स्तर पर इसका भी नाम होगा। इस तरीके से एक तीर से दो निशाना खेल रहा है यूएसए। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यूएसए का डबल फायदा हो जा रहा है। यूएसए एक तो चाइना को टैकल करने में, दूसरा इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे। आप सभी को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है, तो यहाँ पे यूएसए अपने सामान बेच पाएगा आसानी से। ये सारे फायदे भी हो जाएंगे यूएसए के। अब देखते हैं हम इसके बारे में कि सौदे का महत्व क्या है। पहला है वाणिज्यिक अवसर। अब देखिए, जब यहाँ पे दोनों देश समझौता करेंगे तो क्या होगा कि कॉमर्शियल रिलेशन बढ़ेगा, आयात निर्यात बढ़ेगा, लेन देन बढ़ेगी। तो ये बताया जा रहा है कि वाणिज्यिक अवसर हो जाएगा दोनों देशों के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला। दोनों देशों के बीच ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब भी चिप निर्माण करेंगे तो इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है मोबाइल में, लैपटॉप में, या उसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम हो गया। तो इन सारी चीज़ों में ही इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें प्रयोग की जाती हैं तो उसमें भी दोनों देश काम कर सकेंगे मिलकर के। सेमीकंडक्टर क्रंच को संबोधित कर सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि 2021 में वैश्विक चिप निर्माण की आपूर्ति की कमी से कम 169 उद्योग प्रभावित हुए थे। सॉरी, यानी यहाँ पे 2021 का जब आप वर्ष देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने क्या बताया कि 2021 में 169 ऐसे उद्योग थे जो चिप निर्माण की कंपनी नहीं पहुंच पा रहे थे, चिप निर्माण के पास उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस वजह से वो उद्योग ही बंद हो गए या प्रभावित हुए या नेगेटिव में चले गए। तो यहाँ पे अगर हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, इन उद्योगों का हम चिप प्रोवाइड कराएंगे तो वो हमारे लिए फायदा होगा, घरेलू स्तर पर उसका निर्माण होगा। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट हो जाएंगी। चिप निर्माण के प्रति पुनर्संरेखण। चिप निर्माण पर भारत के वर्तमान नीति दृष्टिकोण को संभावित पुनर्संरेखण को भी प्रेरित करता है। अब इसमें भारत के लिए चुनौतियां क्या है? देखिए, इसमें पहला है उच्च निवेश की आवश्यकता है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये क्षेत्र है चिप निर्माण का, इसमें क्या होगा? तो भारी पूंजी की आवश्यकता होगी, अधिक पूंजी चाहिए होगी, उच्च पूंजी की आवश्यकता है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है संसाधन अकुशल क्षेत्र। अब यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास लेबर की कमी नहीं है, इंडिया में लेबर की कमी नहीं है, बहुत बड़ा श्रम बाजार है, लेकिन यहाँ पे स्किलफुल लेबर की कमी है। यानी जिनके पास स्किल हो ऐसे लेबर की कमी, विशेषज्ञता इस फील्ड में उसकी कमी है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है सरकार से न्यूनतम वित्तीय सहायता। अब देखिए, जैसे हमारी जीएसटी है 28% इस क्षेत्र में, यहाँ पे आप सरकार चाहे तो 8% लगा सकते हैं, यहाँ पे सहायता होगी ना। अब इस तरीके से उनको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है कंपनियों को, ये सारी चुनौतियां बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है, सहायता नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का बेहद महंगा फेब सेटअप। अब यहाँ पे जो भी ये काम चिप निर्माण को बनाने के लिए काम किया जाएगा तो वहाँ पे ये महंगा पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी लगाना है, वहाँ पे 10 लोग को रोजगार देना है, फिर इस तरीके से इतने सूक्ष्म पार्ट होते हैं उसके, उसको आयात करना है, उसका निर्यात करना है, इस तरीके से बहुत महंगा पड़ जाएगा। फिर निर्माण क्षमताओं का अभाव, यानी कैपेसिटी नहीं है अभी हमारे पास। जैसे सॉरी, और संरचना नहीं है। यार थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, बार बार गले में खराश है। जैसे हमारे पास अवसंरचना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए दिक्कत हो जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वैश्विक परिदृश्य क्या है इसके बारे में, यानी चिप निर्माण का अगर हम देखेंगे वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रदर्शन रहा है और भारत स्तर पर कैसे इसको लेकर के चल रहे हैं, दोनों चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। चिप बनाने वाला उद्योग एक अत्यधिक संकेंद्रित उद्योग है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें बड़े भागीदार कौन कौन से, यानी कौन कौन से लोग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं? तो हो गया ताइवान, दक्षिण कोरिया और यूएसए, ये 3 देश हैं। ताइवान, दक्षिण कोरिया और यूएसए, ये 3 देश ऐसे हैं, अमेरिका, जो इसको बहुत बड़े लेवल पर लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, जो 5nm की चिप होती है, 5nm मतलब 5 नैनोमीटर की, उसका 95% निर्माण, यानी जितना भी बनता है उसका 95% कौन बनाता है? तो ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये बनाती है इसका 95%। अब भारतीय स्तर पर हम देखते हैं इसका क्या रहेगा,
भारत वर्तमान में सभी चिप्स का आयात करता है, यानी हम क्या है पूरी तरीके से आयातक हैं चिपों के, चाहे जिस प्रकार की चिप हो, चाहे जो चिप हो, हम उसका आयात ही करते हैं, हमारे यहाँ निर्माण नहीं होता इसका। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2025 तक जो है $24 बिलियन से $100 बिलियन पहुंचने की बात की जा रही है। यानी यहाँ पे बाजार जो होगा 2025 तक क्या बताया जा रहा है कि ऐसी संभावना है कि बाजार $24 बिलियन से $100 बिलियन तक पहुंच जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही बताया कि 2026 तक $80 बिलियन और 2030 तक $100 बिलियन को पार करने की क्षमता बताई जा रही है इस बाजार में। ऐसी संभावना, ऐसी उम्मीद है। सेमीकंडक्टर चिप्स के घरेलू निर्माण के लिए भारत ने हाल ही में कई पहल शुरू की हैं, जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्धचालक और प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए कितना, तो 76,000 करोड़ रुपए, यानी इस क्षेत्र में सरकार कितना योगदान दे रही है, 76,000 करोड़ रुपए की शुरुआत की है 76,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है ताकि इस क्षेत्र को अच्छे से लेकर के चला जा सके। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना भी शुरू की है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ये योजना का नाम है, जिसको किसके द्वारा शुरू किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा शुरू किया गया। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कम से कम 20 घरेलू कंपनियों को पोषित करने के लिए, कितना, तो मिनिमम 20 ऐसी घरेलू कंपनियों का क्या मतलब, जो भारत की हो उनको घरेलू कंपनियां कहेंगे, तो उनको वित्त पोषित करने के लिए, उनको वित्त उपलब्ध कराने के लिए ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई भारत सरकार। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि विश्व के स्तर पर लीडिंग चिप मेकर्स कौन कौन सी कंट्रीज में अच्छा प्रदर्शन करे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यूएसए जो है 47% कर रहा है। कब की बात की जा रही है, 2020 की। साउथ कोरिया कितना, तो 20%, जापान 10%, यूरोपियन यूनियन 10%, चाइना 5%, ताइवान 7%। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे बताई गई, इसको आप देख लेंगे ध्यान से, अच्छे से इसको नोट करके रखेंगे। और देखिए जब भी आंसर हटेंगे, अगर आप इस तरीके ग्राफ बना पाते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही बेनिफिट। यही सारे ग्राफ्स हो गए, डायग्राम हो गए, फ्लो चार्ट हो गया, ये तो आपको और लोग बनाता है, ये चीज़ें तो आपको आगे लेकर के चलेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आगे जाएंगे आप, अगर इस तरीके का अगर ग्राफ हो गया, डायग्राम हो गया, चीज़ें बनाना सीख लेते हैं। ये बात की जा रही है QS वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में। ये क्या है, तो एक प्रकार की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देने की संस्था है। ये एक रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ये यूनिवर्सिटियों को रैंक देता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, कौन सी सबसे खराब है, कौन सी पहले पे है, कौन सी 10वें पे, इस तरीके से बताता है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी मुख्य जानकारी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ की है, तो ये कैम्ब्रिज में स्थापित है, कैम्ब्रिज में स्थित है, और ये यूएसए में पड़ता है, यानी यूएसए की यूनिवर्सिटी है। लगातार 12वीं बार विश्वविद्यालय जो है इसमें शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, लगातार 12वीं बार इस रैंकिंग में पहले पर है। देखिए 1-2 साल आना, एक आध बार आना तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये लगातार 12वीं बार, ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार 12 बार कोई पहले स्थान पर, यानी 12 साल से लगातार पहले स्थान पर ही बने हुए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। यानी आप यहाँ पे देखिए अब ये आपसे चाहे पूछे चाहे ना पूछे कि मैसाचुसेट्स या पहले स्थान पर कौन है, लेकिन ये पूछने की संभावना अधिक हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ये एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है, या पहली ऐसी यूनिवर्सिटी आप कह लीजिए बन गई है जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हो गई। कौन है ये? तो ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये शीर्ष 10 में शामिल होने वाली एशिया की एकमात्र और पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। QS विश्व रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 45 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। और इस तरीके से अगर देखें कि किस देश के कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए, तो इस तरीके से हमारा 7वां स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 7वें स्थान पर हमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय जिसके शामिल हुए हैं। IIT बॉम्बे ने 149वां स्थान हासिल किया इसमें QS वर्ल्ड रैंकिंग में। कितना, यानी हम टॉप 10 छोड़िए, टॉप 50 छोड़िए, टॉप 100 छोड़िए, उसमें भी नहीं, हम टॉप 150 में, टॉप 150 में हम, तो वहाँ पे उसमें भी कितने पे, तो 149वें स्थान पर हैं। कौन है ये? IIT बॉम्बे है, और ये हमारे देश का पहला है, यानी हमारे देश के हिसाब से पहले पे है, और विश्व के हिसाब से 149वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में कौन कौन से और दो यूनिवर्सिटी हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया और अन्ना विश्वविद्यालय हो गया। देखिए यहाँ पे दिया गया है नेशनल रैंक, यहाँ पे दिया गया 2024 ओवरऑल रैंक, यानी क्या दिया गया, ये विश्व के स्तर पर, ये भी विश्व के स्तर पर। पहले पर कौन है, तो 149वां स्थान पर है IIT बॉम्बे, और यहाँ पे 2024 के 149वीं रैंक है। 2024 में 149वीं रैंक, और 2023 में कितनी थी, तो 172वीं रैंक थी IIT बॉम्बे की। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे देख लेंगे, प्रोवाइड करा दिए गए आपको। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जिस आधार पर QS वर्ल्ड रैंकिंग बनी है, वो आधार कौन कौन से संकेतक, कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पहले इसमें एकेडमिक रिपोर्टेशन, पहले इसको कितना वेटेज दिया गया था, पहले इसका भार कितना था इसमें, तो 40 था, अब कितना हो गया, 30% हो गया। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो पहले कितना था, तो अब उसको 15% था, इसको घटा करके 10% कर दिया गया। यहाँ पे एम्प्लॉयर रेपुटेशन पहले 10% था, अब इसको 15% कर दिया गया है। सस्टेनेबिलिटी, ये देखिए अभी इन तीनों को अभी शामिल किया गया इस वाले इंडिकेटर में, नए रैंकिंग में तीनों को शामिल किया गया। कौन कौन से, तो सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता, रोजगार निर्माण, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, इन तीनों को नए वाले में शामिल किया, और इन सबको 5-5% वेटेज दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे लिखी गई है।
समायोजन मौजूदा मापदंडों के अनुसार किया गया है। शैक्षिक प्रतिष्ठा, संकाय छात्र अनुपात और नियोक्ता प्रतिष्ठा। संकाय छात्र अनुपात के लिए वेटेज में कमी की गई है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्यूएस रैंकिंग के बारे में। अब देखिए क्यूएस, इसका पूरा नाम क्या है, तो कास क्वेरेली साइमंड्स। ये क्या है, तो यूके में स्थित एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक है जो सोच विचार का काम करता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है। कैसा है, तो वार्षिक यानी प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, जिसमें वैश्विक समग्र और विषय रैंकिंग शामिल है, जो 51 कितने, तो 51 विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों का नाम देते हैं। यह दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। यह वर्तमान में निरंतर नवाचार और विकास के साथ उच्च शिक्षा उद्योग का नेतृत्व करता है। छात्रों और संस्थाओं के संलग्न होने के तरीके को तुरंत प्रभावित करता है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, थिंक टैंक है, ये रैंकिंग तैयार करता है और सबसे ज्यादा इसी पर ट्रस्ट किया जाता है विश्व में, इस रैंकिंग पर ही। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसके बारे में, तो अभी जो रशिया में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे, वैगनर समूह और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन के बारे में यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जो यहाँ पे वैगनर समूह है, वैगनर समूह एक क्या है, तो एक निजी सैन्य संगठन है, प्राइवेट सेना पहुंचाने वाली कंपनी है या संगठन है। ये इसने क्या किया था अभी इसके बीच और जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के बीच मतभेद हो गया था, विवाद हो गया था। और इस तरीके से ये लोग मॉस्को को कैप्चर करने के लिए बढ़ रहे थे, वैगनर वाले, यानी मॉस्को पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे थे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2014 का क्रीमिया का मुद्दा था, इसमें रशिया ने ही इसका निर्माण किया था, वैगनर का। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं, तो रशिया को ही खाने जा रहे हैं। मतलब वही बात है ना कि आप अपने कर्मों की सजा खुद भुगतेंगे। तो रशिया ने इनका निर्माण किया था क्रीमिया को हड़पने के लिए, फिर रशिया के ऊपर ये लोग आक्रमण करने जा रहे थे मॉस्को में। हालांकि ये मुद्दा टल गया और ये समझौता किसने कराया, दोनों के बीच, रशिया और वैगनर समूह के बीच समझौता कराने वाला देश कौन सा, तो बेलारूस था। हो सकता है कि आपसे कभी पूछ ले वनडे एग्जाम में, बेलारूस की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में ये शांति समझौता हुआ था दोनों के बीच, तो ये बेलारूस रहेगा यहाँ पे आंसर। इस बारे हम देख लेते हैं क्या है वैगनर समूह। वैगनर समूह पहली बार कब आया था, तो 2014 में अस्तित्व में आया था, क्रीमिया पर रूस के कब्जे के दौरान। अब यहाँ पे क्रीमिया जो था, इसको रशिया क्या कहता है कि ये यूएसएसआर का पार्ट था, तो इस बेस पे ये मेरा अधिकार है कि ये मेरे साथ रहे, मैं इसको हड़प लूँ। तो इसलिए इसने क्रीमिया को अपनी तरफ मिला लिया था। उसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए इसने वैगनर समूह का निर्माण किया था 2014 में। अब ये वैगनर समूह क्या करता है, तो ये भाड़ों पर, यानी एक तरीके से ये आपके साथ समझौता करेगा कि आप मुझे पैसे दीजिए और आप मुझे फैसिलिटी दीजिए, मैं आपको सेना दूंगा, आपको अपने आदमी दूंगा, ताकि आप जाकर के वहाँ पे युद्ध कर सकें और आप युद्ध में जीत सकें। जैसे होता नहीं कि जो स्टार्स होते हैं, स्टार से मतलब है जो एक्टर एक्ट्रेस हो गए, ये लोग क्या करते हैं, तो प्राइवेट कंपनियों से बाउंसर्स अब मंगवाते हैं ताकि उनकी सुरक्षा के लिए लगाया जा सके। जैसे सलमान का शेरा है, इस तरीके से जो होते हैं बाउंसर्स, उनको बुलाया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ये बताया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं किसी तरीके से लोग क्या करते हैं कि किसी देश को सेना चाहिए तो ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, प्राइवेट हैं, ये पैसा लेते हैं या उसके बदले जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो लेते हैं, उसके बाद उसको सेना प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप युद्ध में जाएं और काम करें। इस संगठन के प्रमुख का नाम क्या है, तो ये है येवगेनी प्रिगोजिन, यानी इसका जो हेड है वैगनर समूह का कौन है, येवगेनी प्रिगोजिन है इसका हेड। वैगनर ग्रुप कथित तौर पर यूक्रेन के अलावा पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई देशों में भी सक्रिय है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि जब 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण हुआ था, रूस ने किया था यूक्रेन पर आक्रमण, तब ये जो वैगनर समूह ने इसी को केंद्र में रखकर किया था। यानी रशिया ने ये सोचा कि जैसे 2014 में वैगनर समूह ने क्रीमिया वाले मुद्दे पे हमारा साथ दिया और उसके अलावा हम लोग क्रीमिया को अपने में मिलाने में शामिल हो गए, काबिल हो गए, कामयाब हो गए, तो इसी तरीके से यहाँ पे यूक्रेन वाला मुद्दा भी होगा और यहाँ पे वैगनर को लेकर के हम आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन यूक्रेन इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, ये किसी को उम्मीद नहीं थी, ये पूरे विश्व को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन इतना देर तक टिक सकता है और इस तरीके से खड़ा हो सकता है। हालांकि उसके पीछे भी एक अलग कहानी है। जो वेस्ट देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए यूक्रेन अभी तक खड़ा रह गया। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। पर अब यहाँ पे जो नरसंहार हुआ था यूक्रेन के बूचा में, वहाँ पे इन लोगों के ऊपर, किसके ऊपर, तो वैगनर समूह के जो लोग हैं इनके ऊपर क्या अत्याचार का, नरसंहार का और उसके अलावा बलात्कार का आरोप लगाया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रतिबंधित किया गया। अगर कोई देश ऐसा नरसंहार करता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, उसके लिए इसको प्रतिबंधित किया गया। और फिर बलात्कार आप सोच ही सकते हैं। अब देखिए कभी भी कहीं भी युद्ध होगा ना, कुछ भी होगा, युद्ध हो, कोई आपदा आ जाए, बाढ़, सुनामी, तूफान, कुछ भी आ जाए, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, तो महिलाओं पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महिलाएं हो गए, वंचित वर्ग हो गए, लोग सबसे कमज़ोर माने जाते हैं। ऐसा है नहीं कि ये लोग होते हैं, मैंने कहा कि ऐसा माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपैक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ता है। देखिए इनका बलात्कार किया जाए, अब कोई 14 साल के बच्चे को उसका बलात्कार करके ये लोग चले आए, इनको क्या बस ऐश करना था, लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचिए, उसके ऊपर मेंटली क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, फिर वो जिंदा बचे होगी कि नहीं बचे, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। कभी भी कहीं भी युद्ध होता है ना, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही दिक्कत होती है। और फिर जान कौन देता है? कभी जो लोग युद्ध के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे दोनों प्रेसिडेंट हो गए, यूक्रेन के हो गए
और रसिया के हो गए। तो ये लोग की तो जान गए नहीं अभी तक, लेकिन ना जाने कितने सैनिकों की, कितने नागरिकों की चली गई। यहाँ पे जिम्मेदार कोई और है और सजा कौन भुगत रहा, कोई और भुगत रहा है। तो इस तरीके से बहुत खतरनाक स्थिति होती है। इसलिए यार युद्ध से बचना चाहिए, चाहे कोई भी देश हो, चाहे रसिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, जहाँ तक संभव हो तो युद्ध से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें यार किसी का फायदा है नहीं, और अंततः जो जाते हैं वो नेता तो जाते हैं जिनकी वजह से ये युद्ध हो रहा है, जो बदतमीजियां काट रहे हैं। जाता कौन है? नागरिक लोग जाते हैं, जो यहाँ पे निर्दोष होते हैं सामान्यतः। नागरिकों का इतना बड़ा कोई दोष होता नहीं। उसके अलावा जो सेना रहती है बेचारे, उनके घर के बारे में सोचिए। कोई सेना का जवान शहीद हो गया, हो सकता है कि वो अपने घर में इकलौता रहा हो सकता है कि भाई उसी के भर से घर चल रहा, वो शहीद हो गया, कैसे काम चलेगा उसका। यहाँ पे देखते कुछ ऑनलाइन टाइप के करंट अफेयर्स जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे। यहाँ पे जानते हैं ना, इसे डायरेक्टली पॉइंट से आपको उठा करके दे दिया जाएगा कि वनडे एग्जाम में वन लाइनर के तौर पर, या प्री एग्जाम हो गया स्टेट पीएससी में खास करके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ पे पहला पॉइंट है नारायण राणे। ये कौन है? एमएसएमई मंत्री हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया? तो जियो टैगिंग के लिए चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि चैंपियंस 2.0 पोर्टल का संबंध किससे, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे एमएसएमई से है। उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कन्विक्शन। अब ऑपरेशन कन्विक्शन क्या? ऑपरेशन कन्विक्शन है के तहत उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी? तो जो आरोपी हैं, जो यहाँ पे दोषी हैं, किसके? बलात्कार के हो गया, हत्या के हो गया, गौ हत्या के हो गया, उसके अलावा पॉक्सको एक्ट का हो गया, तो इन सारे के जो अपराधी हैं इनको जल्दी से सजा मिल सके, फास्ट ट्रायल के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जॉन बैनिस्टर गुड इनफ। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आप इस नाम से ना जानते हो जॉन बैनिस्टर गुड इनफ को, लेकिन जॉन गुड इनफ के नाम से बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये कौन है? इन्होंने ये लिथियम आयन बैटरी की खोज की थी, और इसी के लिए इनको 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ गए कि ये कौन है? तो ये रसायन शास्त्री है। यहाँ पे देखिए कभी कभी होता है कि जिसका ऐसे पॉइंट लिख के आता है कि अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये किस फील्ड से संबंधित है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। या दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे 3-4 लोग के नाम दे देंगे एक तरफ कि इनका भी हाल ही में निधन हुए व्यक्ति, और यहाँ पे लिख देंगे इनकी फील्ड। अब आपसे कहेंगे कि मैच कराइए कि कौन सी फील्ड किसकी है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वनडे एग्जाम हो गया, चाहे स्टेट पीएससी हो गया। लैब ग्रोन मीट को मंजूरी देने वाला अमेरिका बना दुनिया का दूसरा देश। तो पहला देश कौन है? पहला देश है सिंगापुर। लैब ग्रोन मीट के क्या मतलब है? देखिए जो मुर्गा मुर्गी है, अब इनका पालन किया जाता है काफी दिनों तक, उसके बाद फिर इनका मीट खाया जाता है। तो यहाँ पे ये कहा कि इनकी कोशिका लेकर के फिर उसको हम लैब में तैयार कर लेंगे और फिर उसी के मीट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे और उसी को खाएंगे। इससे क्या होगा कि जो बीमारियां होती हैं मुर्गा मुर्गियों द्वारा या अन्य पशुओं द्वारा, वो उन बीमारियों से भी बचा जा सकेगा, और फिर जो उनको पालने पोसने का खर्चा आता है, देखभाल का समय जाता है, उससे भी हम बच जाएंगे। इस तरीके की बात की जा रही है। और भारत, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, भारत जो है, भारत में नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया है। कितना? तो 1,44,634 किलोमीटर हो गया है। पहले पे कौन है? यहाँ पे पहले पे अभी भी अमेरिका बना हुआ है। ये भी कुछ वन लाइनर टाइप के हैं, लेकिन इसको अलग तरीके से फ्रेम किया गया है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा जल्दी याद रह जाए उसके लिए। केनरा बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। यहाँ पे आप देखें क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट करने वाला कौन सा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना? तो ये केनरा बैंक बना। इसको याद आप रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं यार, सीधा सीधा आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो ये है आरती होल्ला मैनी। इनको क्या किया गया? तो ये वियना में, ये वियना कहाँ? ऑस्ट्रिया में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। ये किसका स्थान लेंगे? तो इटली की सिमोनिटा डी पिप्पो का स्थान लेंगे ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत सरकार ने पाथ फाइंडर उपग्रहों को तैनात करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो पिक्सेल स्पेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो फैक्ट आप याद रखेंगे ताकि वनडे एग्जाम हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, या फिर जो यहाँ पे यूपी में होता है पेट का एग्जाम, उन सारे में इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसके साथ समझौता किया गया। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे पिक्सेल स्पेस के साथ समझौता किया भारत ने। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। जो भी बोलने में गलती उसके लिए सॉरी, और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।